Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, अस्सलाम वालेकुम. MDK नम्स ईटा में जो MCQs प्रीवियसली मुख्तलिफ टेस्ट्स और पेपर्स में आए थे उनके सॉल्व करने का जो लेक्चर सीरीज हमने शुरू किया है उसमें हम ये दूसरा हमारा पार्ट है. चलो देखते हैं कि प्रीवियसली MDK में जितने MCQs आए थे और उसको एक बाय एक हल करते हैं. अच्छा, एक MCQ था कि पिछले 5 साल के पेपर्स में या MDK टेस्ट में कि चूज द करेक्ट आंसर, और इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है और ये देखें कि ये इससे पता चलता है कि ये सेकंड कंडीशनल है. अगर आपने कंडीशनल टेंसेस या सेंटेंसेस किए हैं तो आपको ये बड़े आसानी से पता चलेगा. नंबर 1 है, इफ ही वुड आस्क मी आई वुड हैव कम. If he asked me, I would come. If he would ask me, I would come. If he would have asked me, I would come. याद रखें, ये सेकंड कंडीशनल जुमला है और सेकंड कंडीशनल का मतलब है कि इफ क्लॉज जो है उसमें पास्ट टेंस होगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, और इसके दूसरे क्लॉज में ये वुड प्लस वर्ब आएगा. तो इसमें पहला जुमला है इफ ही वुड, तो इफ में वुड नहीं आ सकता, इस इफ में पास्ट टेंस आएगा तो तब तो ये गलत है. दूसरा जुमला है इफ ही आस्क्ड मी, ये यहाँ पे ये क्लॉज ठीक है, पास्ट टेंस है. आई वुड कम, तो इसका दूसरा क्लॉज भी बिल्कुल ठीक है, तो जुमला हमारे पास है ऑप्शन बी ठीक है. ऑप्शन सी में इफ ही वुड आस्क मी, तो वुड आस्क मी कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल नहीं है. आई वुड कम ये गलत है. इफ ही वुड हैव ये भी गलत है, ये कोई कंडीशन नहीं है. आई वुड कम, तो देखिए ऑप्शन जो बी है वो हमारे पास करेक्ट है, जो सेकंड कंडीशनल जुमलों की बिल्कुल सही निशानदेही करता है. नंबर 2, द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू क्यू इज. अब मैंने आपको बताया था कि MDK नाम्स ईटा कोई भी हो, इसमें वोकैबुलरी का बहुत बड़ा हिस्सा आता है जिसमें सिनोनिम्स होते हैं, वो आते हैं. अब आपको क्यों के अपोजिट मीनिंग बताने हैं. क्यों आपको पता है कि एक लाइन को कहते हैं, कतार को कहते हैं. क्यों का मतलब हो गया कि एक सीक्वेंस या ऑर्डरली एक सिस्टम. तो इसका अपोजिट क्या होगा? नंबर 1 है डिसऑर्डर. अगर आपको इसकी मीनिंग आती है, डिसऑर्डर का मतलब है कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, कोई चीज ऑर्डर में ना हो. चेन, चेन एक सिलसिले को कहते हैं, एक सीरीज को कहते हैं, कनेक्टेड एलिमेंट्स को. और कॉन्केटेंशन, कॉन्केटेंशन जो है वो भी इंटरकनेक्टेड सीरीज को कहते हैं. तो देखो, चेन, सीरीज और कॉन्केटेंशन के एक माने हैं और डिसऑर्डर इसका अपोजिट बनता है, और ये अपोजिट क्यू का अपोजिट मांग रहा है, तो हमारा ऑप्शन ठीक है ए. ठीक है, नेक्स्ट समझाते हैं. 3 नंबर है, द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग इज नाइव. नाइव आप ज़हन में रखें कि नाइव थोड़े से कम तजुर्बाकार या थोड़ा जिसकी जो बेवकूफ़ सा बंदा हो या उसकी अक्ल कम हो उसको कहते हैं, या ना इल्म हो. तो ये क्लोजेस्ट इन मीनिंग, तो यहाँ पे मुतरादिफ या मतलब सिनोनिम्स की बात कर रहा है. तो इग्नोरेंट जो है वो आपको पता है कि बेइल्म को कहते हैं, जिसका इल्म ना हो. अवेयर, अवेयर जिसको पता हो, इल्म हो. वाइज, जिसको मतलब है कि अक्लमंद. और इंटेलिजेंट का मतलब है कि वो भी अक्लमंद जिसकी इंटेलिजेंस ज्यादा हो. तो देखो, ये नाइव वर्ड की क्लोजेस्ट मीनिंग या सेम मीनिंग, तो नाइव का मतलब है कि इग्नोरेंट. तो हमारा ऑप्शन ए ठीक है इसमें. 4 नंबर है, द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू बैशफुल. अब बैशफुल एक वर्ड है, अगर आपको इसकी मीनिंग आती है, बैशफुल का मतलब है शाय, जो शर्मगीर सा बंदा हो, जो खुल के बात नहीं कर सकता हो. तो इसके 4 ऑप्शन है. रेटिसेंट, रेटिसेंट का मतलब है क्वाइट, खामोश. कॉन्फिडेंट का मतलब है जिसको बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो, जो खामोश ना हो, जो हर चीज हर जगह में अपनी चीज को बयान कर सकता हो कॉन्फिडेंटली, उसमें करेज हो. शाय का मतलब है शर्मीला, नर्वस, टिमिड. और मॉडेस्ट का मतलब है, मॉडेस्ट का भी यही मतलब है कि वो शोविंग मॉडेस्टी, वो बहुत ही बाखलाक और मॉडेस्टली चीजें करता हो, उसमें शोविंग रिगार्ड हो, उसमें इज्जत हो, ये चीजें हो.
तो इसमें आपको अपोजिट मांग रहा है, बेशफुल के अपोजिट मांग रहा है। तो देखें बी नंबर जो है वो कॉन्फिडेंट है और बेशफुल जो है वो शाय होता है, वो कॉन्फिडेंट नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। इसी तरह हमारे पास फिफ्थ नंबर एमसीक्यू है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंस अबाउट चूज द वर्ड फ्रेज फ्रॉम द अंडरलाइन ऑप्शन विच इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ग्रामेटिकली इनकरेक्ट याद रखें। अब इसमें यूज टू इस्तेमाल हुआ है, याद रखें कि यूज टू का पास्ट टेंस हमेशा यूज होता है। यूज टू इसका यूज टू नहीं होता है। यूज टू होता है जो इंडिकेट करता है किसी पास्ट में, माजी में आपका कोई हैबिट हो, आपका कोई एक्शन हो जो आप हमेशा करते थे, माजी में करते थे, किया करते थे, रोजाना करते थे, हैबिट के तौर पर करते थे और अब नहीं करते हो। और ये यूज टू जो है इसका प्रेजेंट टेंस जो है ये वाला इसके साथ डी नहीं है, तो ये अकेले कभी नहीं आएगा, ये एरर है, याद रखें। और दूसरा इस जुमले में ये है कि आई गेट अप, मतलब एक प्रेजेंट टेंस है, आई गेट अप एट 6 एवरी मॉर्निंग सिंस चाइल्डहुड। तो ये यूज टू के बगैर ही जुमला ठीक है। तो इसमें ये यूज टू जो ऑप्शन ए है ये गलत है इसमें, चूंकि ये बी भी दिया हुआ है लेकिन ये यूज टू गलत है। असल में ये आई गेट अप एट 6 एवरी मॉर्निंग सिंस चाइल्डहुड ये बिल्कुल ठीक आएगा, या ये इस तरह ठीक होगा कि आई यूज टू, इसमें डी होगा, पास्ट टेंस होगा, तो तब ठीक होगा। नंबर 6, in the following sentence choose the word phrase from the underlined options which is grammatically incorrect. Again वही है, I went to the market and I bought fruit and vegetables। अगर आपने कंपाउंड सेंटेंसेस किए हैं, सेंटेंसेस के हमने क्लासेस में ये किए हैं कि कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें दो क्लॉजेस होते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं और दोनों को मिलाने के लिए एंड, बट वगैरह, बिकॉज इस तरह के हमारे पास वर्ब इस तरह के हमारे पास लिंकिंग वो होनी चाहिए। तो और ये भी याद रखें कि जब कंपाउंड सेंटेंस में, जब दो क्लॉजेस वाले सेंटेंस में एक क्लॉज और दूसरा क्लॉज, ये दो क्लॉजेस हमारे में पता चल के दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, दोनों में सब्जेक्ट है, वर्ब है और उसमें समझने की चीजें, दोनों को अलग अलग समझा जा सकता है। इन दोनों को एंड से मिलाया गया है। इसमें दोनों में प्रोनाउन आई यूज हुआ है, तो याद रखिए कि अगर दोनों क्लॉजेस में सेम प्रोनाउन हो, दोनों क्लॉजेस में सेम प्रोनाउन हो, सब्जेक्ट में सेम प्रोनाउन हो आई, तो फिर दूसरे क्लॉज में उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास इस आई की जरूरत नहीं है, तो ये ऑप्शन सी हमारे पास गलत है। ठीक है, मतलब इसको हम आसानी से कह सकते हैं आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। दूसरे आई की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सेम सब्जेक्ट प्रोनाउन है। 7 नंबर, द एडिटर डैश द मैन्युस्क्रिप्ट विद हिज चेंजेस। अब याद रखें कि किसी भी, चाहे वो अखबार हो चाहे वो किताब का एडिटर हो, तो वो क्या करता है, वो बेहतर बनाता है। यहां पर 4 हमारे पास वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं। एक है ड्वेल्ड, ड्वेल्ड का मतलब है रहना, ठीक है, किसी जगह में रहना। एमिलियोरेटेड इसका मतलब है बेहतर बनाना। स्नगल्ड, स्नगल्ड का मतलब है कि मूव करना, किसी अच्छे जगह में, गर्म जगह में, कंफर्टेबल पोजीशन की तरफ जाना। और नज़ल का मतलब है कि आप अपने नोज को रब करते हो, अपने नाक को रगड़ते हो। तो देखिए एक एडिटर जो होता है वो बेहतर बनाता है, तो ये ऑप्शन हमारे पास बी ठीक है क्योंकि द एडिटर एमिलियोरेटेड द मैन्युस्क्रिप्ट विद हिज चेंजेस, तो इसमें ऑप्शन बी ठीक है। नंबर 8 हमारे पास है चूज द करेक्ट आंसर, द लिटिल गर्ल सैंग ब्यूटीफुल। अब देखिए बहुत ही प्रैक्टिकली, बहुत ही टेक्निकल है, सैंग ब्यूटीफुल। याद रखें कि यहां पर ये कह रहा है कि छोटी बच्ची ने खूबसूरती से गाया, बहुत ही अच्छे तरीके से गाया। तो सैंग को हमेशा
ये जो वर्ब है इसको क्वालिफाई करेगा एडवर्ब, ना कि एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कभी भी वर्ब को क्वालिफाई नहीं करता, ये नाउन को क्वालिफाई करता है। तो ये तो गलत है। ऑप्शन सी में द लिटिल गर्ल संग, इसमें तो टेंस ही गलत है क्योंकि ये थर्ड फॉर्म तो यूज नहीं होता, इसके साथ तो फिर हैड या हैव या इस तरह कुछ आएगा। और ब्यूटीफुल इसमें दूसरी गलती है कि फिर इसमें एडजेक्टिव यूज हुआ है। ऑप्शन डी जो है द लिटिल गर्ल हैड संग, अब हैड आया है तो हेड के साथ तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा, संग यूज होगा। और फिर इसमें तीसरी गलती ये है कि ब्यूटीफुल है तो फिर एडजेक्टिव है और हमें तो चाहिए कि एडवर्ब हो। तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो बी जो है वो करेक्ट है। द लिटिल गर्ल sang ब्यूटीफुली। अब एडवर्ब ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुली एडवर्ब है। तो उसने गाया, किस तरह गाया? खूबसूरती से गाया। तो ये इसमें ऑप्शन बी ठीक है। अब एमसीक्यू नंबर 9 को आते हैं। ये भी थोड़ा टेक्निकल है, इसको अगर गौर से आप देखें, इस तरह के बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। इट इज बेटर टू एंजॉय योरसेल्फ व्हेन यू आर यंग अनलेस वेस्टिंग टाइम वरिंग अबाउट द फ्यूचर। याद रखें कि इसमें एक तो कंपैरिजन यूज हुआ है, फिर इसमें इन्फिनिटिव वाला वर्ब यूज हुआ है। तो जब भी जहन में रखें कि किसी जुमले में कंपैरेटिव डिग्री हो, कंपैरिजन हो, बेटर इसमें कंपैरिजन डिग्री हो और उसके बाद फौरन ही बात टू इन्फिनिटिव का वर्ब हो, तो इसमें हमारे पास फिर क्या आएगा कि दूसरे जुमले में जो इसका दूसरा क्लॉज है उसमें भी एक तो इसका जो कंपैरेटिव वाला ऑप्शन है वो आएगा, यानी देन आएगा, और फिर इन्फिनिटिव वाला वर्ब आएगा। तो अब ये ठीक होगा, वरना ये गलत होंगे। तो ये जुमला तो हमारे पास गलत आ गया। फिर हमारे पास है इट इज बेटर टू एंजॉय, अगेन इट इज बेटर टू एंजॉय योरसेल्फ व्हेन यू आर, अगेन इसमें व्हेन आया है और यू आर यंग रादर, तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं आएगा। और इट इज बेटर टू एंजॉय योरसेल्फ, वही जुमला है, व्हेन यू आर यंग देन टू। देखिए मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे कंपैरिजन हो और टू वाला इन्फिनिटिव वर्ब हो तो यहाँ पर फिर देन आएगा और टू इन्फिनिटिव वाला वर्ब आएगा। तो ये सी नंबर जो है ये मुझे करेक्ट लग रहा है। और चलो चौथे को भी कहते हैं डी को, इट इज बेटर टू एंजॉय योरसेल्फ व्हेन यू आर यंग अदर देन। अब ये भी गलत है, देन भी नहीं है, अदर यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, जो रूल को फॉलो करता है। नंबर 10, चूज द करेक्ट आंसर। ओनली मी एंड माई मदर आर प्रेजेंट। याद रखें कि कभी भी जो सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं, नॉमिनेटिव प्रोनाउन के नॉमिनेटिव हमेशा एज अ सब्जेक्ट आते हैं, जो ऑब्जेक्टिव केसेस हैं वो कभी नहीं आएंगे। ये मी जो है ये ऑब्जेक्ट में तो आ सकता है, ऑब्जेक्टिव तौर पे तो आ सकता है, लेकिन ये सब्जेक्टिव में नहीं आ सकता, यहाँ पे नॉमिनेटिव आएगा, तो ये तो गलत होगा। फिर ओनली माई मदर एंड आई, अब इसमें यहाँ ये तो ठीक है, लेकिन इसकी तरतीब, प्रोनाउन की जो तरतीब आपने सीखी है वो गलत है। अब सी नंबर है ओनली आई एंड माई मदर आर प्रेजेंट। देखिए ये नॉमिनेटिव कैसे आएगा, प्रोनाउन आएगा जो सब्जेक्ट में ठीक आया है, फिर माई मदर ये भी ठीक है, इसकी तरतीब भी ठीक है और जुमला भी ठीक है। डी नंबर है ओनली मी एंड, फिर मी आ गया, मी तो एज ए सब्जेक्ट आ नहीं सकता, इसके जगह आई आएगा। और या इसमें दूसरी गलती ये है कि आर बीइंग प्रेजेंट, ये भी गलत है, आर बीइंग प्रेजेंट नहीं होता है। हमेशा याद रखिए कि प्रोनाउन की एक तरतीब है, प्रोनाउन की अगर किसी जुमले में एक से ज्यादा प्रोनाउन यूज हुए हो तो वो इस तरतीब से होंगे। देखिए नॉमिनेटिव में आई होगा पहले, फिर यू होगा, फिर ही, शी, इट, दे। ठीक है, पोजेसिव में माई, इसी को फॉलो करके माई, योर, हिज, हर, दैट। इसी ऑप्शन को देखते हुए हमारा सी जो है वो ठीक है, पहले ये वाला ऑप्शन ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे 10 एमसीक्यूज थे, पिछले एमडीकेट से लिए गए, पिछले टेस्टों से लिए गए थे। और अब इसके बाद हम
10 MCQs का एक दूसरा लेक्चर तैयार करेंगे। उम्मीद रखता हूँ कि इससे आप काफ़ी समझ गए होंगे और अपने स्टडी का जो लेवल है या स्टाइल है या अप्रोच है वो इसी स्टाइल से इंग्लिश के लिए करेंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।